which may get examined worth 4 marks as well if it comes with explanation. कुछ नहीं पता है ना, काम को पाइल अप मत करो. 100 मरतबा समझाया. जब चीज़ों को पाइल अप करते हैं, साथ भाई आपने देखा घर पे जब बुक्स हम रखते हैं और पाइल अप किए जाते हैं तो उनके ऊपर मिट्टी लगती है. इसी तरह से जब आप लोग काम को पाइल अप करते हैं ना, तो वो मिट्टी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर. समझ में आ रही है? मैं इशारतन बात कर रहा हूँ. जी मिनाल, व्हाट्स द डेफिनेशन, मिनाल व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट? हाँ, a non-adjusting event is an event defined, ऐसे ही है कुछ. Alright, an event after the reporting period that is indicative of a condition which did not exist at the reporting event, at the reporting period. आगे, No changes should be made in the reporting period financial statements, however, a disclosure notice provided is material enough to matter the shareholders. दो स्पेशल केसेस थे जो हमने क्लास के एंड में डिस्कस किए थे, वो क्या थे? proposed dividend. हाँ, एक प्रोपोज डिविडेंड्स का था और दूसरा गोइंग कंसर्न का इशू था. Going concern. क्या इशू था? If the company is no longer a going concern, they cannot prepare the financial statements on a regular basis. The financial statements will be prepared on an alternative basis and it is an adjusting event. ये सारी बातें हम लोगों ने की हुई थी. हुसैन, मुझे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताओ जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं. IS 10 to 37. 36 कौन सा था मिनाल, आपने बताया? इम्पेयरमेंट वॉज 36. इम्पेयरमेंट में 3 बातें इंपॉर्टेंट थी. वो 3 बातें कौन सी हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, रिकवरेबल अमाउंट. दो चीज़ों का हायर ऑफ थी. वैल्यू इन यूज. ऑलराइट, अगर इम्पेयरमेंट हमने रिकग्नाइज की है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हसन मॉडल आंसर बताओ. नहीं पता. An impairment loss of XYZ amount is recognized in the company's financial statements. The carrying amount of XYZ amount exceeds or is greater than the recoverable amount of जो भी है, the highest of which is its fair value less cost to sell या value in use. जी सर, अगर A से आपका A है और A2 में U है तो क्या बनेगा? तो छोटा A बनेगा. नहीं, फिर किसे C बनेगा? डिपेंड करता है कि आप कितनी बुरी तरह से लुढ़कते हैं. लेकिन ये आप किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? वैसे ही जनरल. नहीं, ऐसी जनरल नॉलेज के सवाल ना पूछा करें, बिकॉज दिस इज मेयरली इम्पॉसिबल कि अगर एक बच्चे का एएस में ए है और उसका ए2 में यू आ जाए, प्रोवाइडेड कि वो बच्चा एएस के बाद नशों में पड़ जाए. मतलब जो सवाल था उसका जवाब ये बनता है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि एडजस्टिंग इवेंट का मॉडल आंसर लिखने के लिए मैंने तुम लोग को 4 बातें बताई थी. 4 बातें जिसको तुम लोगों ने अपने आंसर का पार्ट बनाना है. पहली बात क्या थी? डेट बतानी है बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड. दूसरी बात कंडीशन बतानी है. तीसरी बात ये बताना है कि एडजस्टिंग है, और चौथी बात उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है. शाबाश. इसी तरह से आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग बुरा बुरा पढ़ें, क्योंकि हो सकता है मैं अक्टूबर नंबर का भी सेशन पढ़ाऊँ. ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है. ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है, 5 है? 5. दैट इज़ 5. And that is one of my favorite standards, which is IAS 16, which is property, plant and equipment. IAS 16, property, plant and equipment. देख लिया? ऑलराइट. जब भी हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे तो ये जान लीजिएगा कि हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं. यानी ये स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. अब 2 मार्क का एक आंसर ले लो. There is something which is referred to as
recognition criteria. साथ क्या समझ में आता है recognition criteria से? हम एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट को अपनी बुक्स का पार्ट कब बनाते हैं? हम एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट को अपनी एसओएफपी में एज अ नॉन करंट एसेट कब शो करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? रिकग्निशन. नंबर 1 लिख लीजिएगा. It is probable that future economic benefits. Number 1, it is probable that future economic benefits. It is probable that future economic benefits. It is probable that future economic benefits will flow to an entity. और उसके बाद लिखिएगा and. It is probable that future economic benefits will flow to an entity. Or number 2, cost can be reliably measured. Cost can be reliably measured. यानी उसकी कॉस्ट हमें बताओ. हुसैन, ये 2 मार्क की जीटी है, एलबीएच है. जीटी बोले तो जनरल थ्योरी है, एलबीएच बोले तो ये लर्न बाय हार्ट का बेटा है. अब तक उसने नहीं पूछा, लेकिन वो कहेगा आज पर IAS 16 व्हाट्स द रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. ये 2 बातें लिखनी है. ठीक है. ओ और AS की बच्चों वाली बातें नहीं करनी. अब तीसरा जो थ्योरेटिकल बिट आ सकता है, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो कॉस्ट से एसोसिएटेड तुमसे क्वेश्चन पूछेगा. कैसे एसोसिएटेड? कॉस्ट से. यानी वो पूछेगा which items may form part of the cost of the tangible non-current asset, या which types of cost may be shown under the head of cost as per the guidance of IAS 16 property plant and equipment. कॉस्ट का पार्ट कौन कौन सी बातें बन सकती हैं? नंबर 1, पहली बात क्या होती है? जब हम कोई टेंजिबल नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो उसकी एक प्राइस होती है. दैट वेरी प्राइस इज रेफर टू एज परचेज प्राइस. अगर हमने बाहर से खरीदा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अगर बाहर से ख़रीदा है तो साथ ही साथ उसके ऊपर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी भी दी होगी. अगर हमारे पोर्ट पे पड़ा हुआ है तो गरीब के बच्चों को कुछ हम पैसे देते हैं जिसको हम हैंडलिंग चार्जेस कहते हैं. जब ये सारी कॉस्ट हो जाती है तो फिर हम आके इसको इंस्टॉल करते हैं. इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है. और 2 पर्टिकुलर ऐसी कॉस्ट हैं जो कि लैंड से एसोसिएटेड होती हैं. जब आप किसी लैंड की बाइंग करते हैं, एक को हम कहते हैं आर्किटेक्ट्स फी and the other very bit is referred to as legal fees. क्या पीटीआई को अब की गवर्नमेंट ने या अब के जालिमों ने हिला के रखा है कि नहीं? ऐसे ही है. तो बस ये यहीं से याद रखना, पीटीआई को हिला के रखती है. एच से हैंडलिंग, आई से इंस्टॉलेशन, एल से लीगल, ए से आर्किटेक्ट फी. पीटीआई और हिला के हाथ रखना. ठीक है. सो दिस इज a mnemonic in order to remember what the items which may form part of the cost. अच्छा, अब ये मैक्सिमम 3 मार्क का आ सकता है, 4 मार्क का, 5 मार्क का, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता. 7 के 7 मार्क्स नहीं एग्जामिन करेगा.
बस ये याद रखना, पीटीआई की गवर्नमेंट को हिला के रख दी है। सो पॉइंट ये है कि निमोनिक ऑब्वियसली इस तरह का हो कि कल को कोई भी ये ना कह सके, क्लेम कर सके ये तो मेरा निमोनिक था, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट को अभी हिला के रखा है। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स। अब कम्स द चौथा बिट। देखिए, there is a terminology which is referred to as subsequent measurement। क्या टर्मिनोलॉजी है? subsequent measurement। subsequent measurement का मतलब ये होता है at what value will a tangible non-current asset be shown in the SOFP। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब एक दफ़ा जो तुमने खरीदा, तुमने उसको कॉस्ट पे शो किया, और उसके बाद जब ईयर एंड हो गया तो सब्सिक्वेंटली तुमने किस अमाउंट पे उसको शो किया। सो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब होता है एट व्हाट अमाउंट कैन अ टेंजिबल नॉन करंट एसेट बी रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस बॉक्स। कोई प्रॉब्लम्स? देयर आर टू मॉडल्स फॉर दैट। वी आर हैविंग टू मॉडल्स फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब समझ में आया? At what value will a tangible non-current asset be reflected in the company's books or the SOFP? There are two models for that. You are very well aware with the very first model, which is referred to as the cost model. अगर आप कॉस्ट मॉडल के थ्रू tangible non-current asset या an item of property, plant and equipment को शो करते हैं, तो आप उसको शो करते हैं कॉस्ट माइनस accumulated डेप्रीसिएशन, यानी कि नेट बुक वैल्यू पे, और उसमें से एक और चीज़ माइनस करते हैं अगर तो कोई हो, दैट इज़ एन इम्पेयरमेंट। इसी वजह से IAS 36 पहले बताया है, पढ़ाया है, 16 बाद में पढ़ा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये यूनिट पहले क्यों पढ़ा है, ये यूनिट बाद में क्यों पढ़ा है। ठीक है। There is another option, and that very bit is referred to as the revaluation model. What you do in the revaluation model is you are allowed to show a tangible non-current asset at the market value, which in accounting is referred to as fair value, and thereon you may apply depreciation, and thereon you may exclude any impairment loss from such a tangible non-current asset। इसमें और कॉस्ट मॉडल में फर्क क्या है? जमीन और आसमान का फर्क है। कॉस्ट का मतलब जो इनिशियल प्राइस जिस पे तुमने खरीदा था, फेयर वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू है भाई। जमीन और आसमान का फर्क है, आज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, कॉस्ट बहुत कम होगी। बट सवाल ये होना चाहिए सर, कॉस्ट मॉडल कौन से टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे अप्लाई करता है और रीवैल्यूएशन मॉडल कौन से टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे अप्लाई करता है? लैंड एंड बिल्डिंग्स पे नॉर्मली इज द रीवैल्यूएशन मॉडल, और मशीनरी, फिक्चर्स, फर्नीचर, ये सारा कॉस्ट मॉडल। यहाँ तक भी प्रॉब्लम्स? ऑलराइट, दोनों केसेस में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही करनी है। ये गाइडेंस किसकी है भाई? ये गाइडेंस है किसकी? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अब अगली बात लिखिए, ऑल टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स या ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बात एक ही है, जो दिल करे लिख लें। ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट excluding land will suffer depreciation, मिनाल तुमने ओ लेवल्स पढ़ा ना मुझसे? अब अगली बात सुनना, will suffer depreciation। शामीन तुमने ओ लेवल्स नहीं पढ़ा ना मुझसे, इसी वजह से तुम्हारा ये स्टार नहीं आया। एनीहाउ, will suffer depreciation। अब 2 मार्क की वो डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन पूछ सकता है एज पर IAS 16। तो जरा लिखिएगा डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन। द सिस्टमैटिक
allocation, the systematic allocation of the depreciable amount, the systematic allocation of the depreciable amount of a tangible non-current asset, the systematic allocation of the depreciable amount of a tangible non-current asset, of a tangible non-current asset over its economic useful life. साथ भाई वो कहते डिफाइंड डेप्रिसिएशन 2 मार्क कुछ भी कह देना, वो कहते हैं डिफाइंड डेप्रिसिएशन एज पर IAS 16, the systematic allocation of the depreciable amount of a tangible non-current asset over its estimated useful life या over its estimated economic useful life या over its economic useful life. देख लिया हुसैन, एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट की कॉस्ट है $3200 और उसकी स्क्रैप वैल्यू है $200, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी हुई अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड? पागल, 3200 माइनस 200। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ना। सो ये याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में द डेप्रिशिएबल अमाउंट विल बी $3000, बट इफ दैट्स ए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वी डू नॉट इनकॉर्पोरेट व्हाट scrap value into it, so the depreciable amount will be $3200. ओके, क्या लिखवाया? ओवर इट्स इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। छठी बात, हमें कैसे पता चलता है कि एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ कितने साल है? इसको हम कहते हैं फैक्टर्स determining the useful life of a tangible non-current asset. Factors determining the useful life of a tangible non-current asset. Factors determining the useful life of a tangible non-current asset. पहला फैक्टर आप सबको पता है is wear and tear, which is the physical deterioration as well. दूसरा फैक्टर इज द ऑब्सोलेंस, और जिसको हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक रीजंस भी कहते हैं। तीसरा फैक्टर इज कैपेसिटी, एंड चौथा फैक्टर इज लीगल लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कैपेसिटी सुन लें और लीगल लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट सुन लें। हसन भाई ये फिर 4 मार्क का बिट है। व्हाट फैक्टर्स विल डिटरमाइन एन इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ अ टेंजिबल नॉन करंट एसेट, ये चारों बातें लिख के आनी है, ठीक है? लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, लीगल लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी के पापा को भी नहीं पता कि IAS 16 इतना बड़ा है। आ रही है बातें समझ में? अच्छा, कैपेसिटी, एक मशीन की कैपेसिटी है कि उसने ना 9000 यूनिट्स मैक्सिमम मैन्युफैक्चर हो सकते हैं उस मशीन से। कितने यूनिट्स? और हम प्लान कर रहे हैं कि हमने हर साल 3000 यूनिट्स बनाने हैं। कितने साल है उसकी यूजफुल लाइफ? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज कैपेसिटी। लीगल लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, सपोजिंग अभी जैसे PDM की गवर्नमेंट आई हुई है या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई हुई है। हुआ ये कि मैंने एक बिज़नेस करना है और उस बिज़नेस के लिए मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है सही है, हम आपको लाइसेंस दे सकते हैं, बट वो लाइसेंस हम आपको मैक्सिमम 5 साल का ही देंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत 5 साल रहनी है, उसके बाद नई हुकूमत पता नहीं आपको लाइसेंस दे या ना दे, तो हम आपको लाइसेंस कितने साल का देंगे? 5 साल का देंगे। तो अब उसने लाइसेंस चूँकि मुझे 5 साल का दिया है, तो बेसिकली उस लाइसेंस के अगेंस्ट मैं जो भी बिज़नेस के ऑपरेशन करूँगा वो कितने साल तक कर सकता हूँ? तो यूजफुल लाइफ कितनी होगी? कैरिंग माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम्स? ऑलराइट, हम शुरू कहाँ से हुए थे? रिकग्निशन क्राइटेरिया से। अब हमारा 7th बिट आ गया तलाक वाला। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब निकाह था ना, एक चीज़ को हम अपना कब मान सकते थे। डी रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब है तलाक। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो अगर हो गए तो हम इसको अपनी बुक्स का पार्ट नहीं मानेंगे। आसान है, तुम लोगों को बताइए। नंबर 1 सिंपल है। ए भाई बताओ ना, एसिड इज डिस्पोज्ड ऑफ, भेज दिया। एसिड इज डिस्पोज्ड ऑफ। नंबर 2 में और है, दोनों में से कोई भी मीट हो गया तो क्या? नंबर 2, इट नो लॉन्गर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। इट नो लॉन्गर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ये स्टैंडर्ड कह रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? इट नो लॉन्गर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ही कोई खूबसूरत मैनर में लिखवाना चाहूं तो वो ये है जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल, इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल, इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल that future economic benefits will flow to an entity. थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, बहुत सारी बातें की हैं हमने। रिकग्निशन क्राइटेरिया 2 मार्क्स। रिकग्निशन क्राइटेरिया के बाद कॉस्ट के आइटम्स 7 मार्क्स। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 2 से 3 मार्क्स। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन 2 मार्क्स। इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ के फैक्टर्स 4 मार्क। डी रिकग्निशन क्राइटेरिया के 2 फैक्टर्स 2 मार्क। अलोन 25 मार्क की थ्योरी लिखवा दी है, 25 मार्क प्लस की, ठीक है। अब आता है वो बिट जो कि मेरा फेवरेट एरिया है। इन एन एग्जाम सिनेरियो ये हुआ है, A2s में ये बार बार हो जाता है। वो IAS 1 नहीं पूछता, IAS 2 नहीं पूछता, IAS 8 नहीं पूछता, IAS 10 नहीं पूछता, IAS 36 नहीं पूछता, IAS 37 नहीं पूछता, IAS 38 नहीं पूछता, IAS 7 नहीं पूछता, IAS 16 की कोई थ्योरी नहीं पूछता। 25 मार्क का ये बिट दे देता है जो मैं खिला रहा हूँ। एंड यू नो इट फॉर अ फैक्ट कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 25। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स? 25। तो 25 मार्क पूरे का ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों की डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल की नॉलेज थोड़ी सी सेट है? नहीं। चलो, अब मुझे थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा ये समझाने के लिए, बट नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स के यूनिट में 3 अकाउंट्स बनते हैं। एक अकाउंट को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंट, एक और अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पता तो है, कह रही है नहीं पता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इन 2 अकाउंट से मिलके चुप करो, एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू अकाउंट। इन्हीं 2 चीज़ों का चुप करना है। राइट, कॉस्ट अकाउंट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, ऐसा ही है। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। इज दैट द केस? सपोजिंगली फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं कहता हूँ कॉस्ट 100,000 है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 है। नेट बुक वैल्यू क्या है? 80। सो ये याद रखिएगा कि नेट बुक वैल्यू इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट। यार जीशान को मैंने कुछ वो भेजे, क्वेश्चंस भेजे, कहाँ हैं? इब्रार साहब आज वो नहीं है तो थोड़ा सा महंगा हो, जल्दी करो।
यार अब निशान को पुट करे यार, ठीक है भाई। सो नेट बुक वैल्यू अकाउंट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट बिकॉज नेट बुक वैल्यू या तो है या तो नहीं है। अगर तो है तो कुछ कॉस्ट रहती होगी और कॉस्ट कुछ डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल कुछ एडिशंस हुई एट कॉस्ट और एडिशंस हुई सपोजिंगली $50,000 की। अभी इस्लाम है जो हमने एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट बाय किया जिसकी कॉस्ट $50,000 है, अभी के अभी नेट बुक वैल्यू में कितना राइज आ गया? 50,000। सो नेट बुक वैल्यू अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड आ जाएगी एडिशंस एट कॉस्ट व्हिच इज 50,000। कोई प्रॉब्लम्स? ऑलराइट, इस साल हमने एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ किया जिसकी कॉस्ट थी 30,000 और जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 10,000। जो हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ किया है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? ये $10,000 की बात कर रही हो तुम? वो कॉस्ट होती है डिस्पोज ऑफ नॉन करंट एसेट की, डिस्पोज ऑफ नॉन करंट एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 हो जाएगी। कहाँ पे अपीयर होगा हुसैन? क्रेडिट साइड ऑफ द नेट बुक वैल्यू अकाउंट। सो यहाँ पे आ गया डिस्पोजल्स एट नेट बुक वैल्यू, अमाउंट कितनी? 20,000। इस साल सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स से मिलके जो डेप्रिसिएशन सफर की है वो है 20,000। लो भाई, हो गया। इस साल सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट से मिल के जो डेप्रिसिएशन सफर की है वो है $10,000। नेट बुक वैल्यू कितने से गिरेगी? नेट बुक वैल्यू कितने से गिरेगी? ऑब्वियसली 10,000 से ही। सो डेप्रिसिएशन charge will be reflected for the year will be reflected on the credit side। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? हाँ, कोई इश्यूज? ऑलराइट, अब हम चेक करते हैं। हुसैन, हमारे पास कॉस्ट, अभी सीडी आपने नहीं लिखना प्लीज। कॉस्ट का कैरी डाउन कितना आएगा? 150 minus 30 is 100 and 30 minus 10 is net book value is 100 ना? 120 minus 20, अरे 120 minus 20 कितना होता है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। 120 minus 20 is 100 होता है ना? यहाँ पे भी देखो कैरी डाउन कितना आ रहा है? 100,000। which then means कि कॉस्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जो बातें मैंने लिखी हैं वो सारी ठीक हैं और उनको जब हम अप्लाई कर रहे हैं नेट बुक वैल्यू में तो वो भी बात क्या है? एक्यूरेट है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स? ये था एएस का चंक। कौन सी वाली? $20,000। देखो, जो हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 30,000 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 10,000, तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने सीडी कॉपी नहीं किया ऑब्वियसली। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें नेट बुक वैल्यू अकाउंट की बातें बताई हैं वो सारी फिट बैठ रही हैं, ठीक है। हुसैन एक मिनट रुको, ये था एएस का बिट। किसका बिट? अब अगली बात सुनो, और अगली बात बहुत कमाल है। शाबा छोड़ दो, शाबा। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे तो तुम लोग वैसे ही इग्नोर कर रहे हो बेटा, आजकल नोट भी नहीं दे रहे। खैर है, छोड़ दे, कोई नहीं। अच्छा, अब मेरी देखना नहीं, अभी
हमने देखा कि सब्सिक्वेंट मेजर दो मॉडल्स के थ्रू हो सकती है, एक मॉडल है कॉस्ट मॉडल और दूसरा मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, ऐसा ही है। मेरे पास प्रेमिसेस हैं, क्या है, उसको मैं कॉस्ट मॉडल पे शो कर रहा हूं, मेरी मर्जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है और उसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट 20,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो नेटबुक वैल्यू कितनी होगी गाइस? लेकिन आपने लिखवाया ना प्रेमिसेस वो नहीं करती सब डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग्स तो करती है ना, लैंड नहीं करती। मैंने कहा था लैंड नहीं करता। मेरे सर पे नहीं डालना कोई उल्टी सीधी बात, ठीक है। मुझे ये लगा था इस तरह से सवाल शुरू होगा, ठीक है। यहाँ तक भी प्रॉब्लम्स? दिस इज द कॉस्ट मॉडल। The standard is actually providing me with an option to show premises using the revaluation model as well. हुआ ये कि I switched from cost model to revaluation model और premises की आज ईयर एंड पे फेयर वैल्यू हो चुकी है 25,000। हसन भाई कितनी? 25। राइस कितने का आया है नेटबुक वैल्यू में? 10,000। अब तक हमने इसकी नेट ऑफ एंट्री ही पढ़ी, रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन रिजर्व की कि नहीं पढ़ी? नेट ऑफ एंट्री हमने क्या पढ़ी? हमने एंट्री पढ़ी नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू डेबिट कितने से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कितने से, और फिर हम आए और हमने नेटबुक वैल्यू अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड लिखा रिवैल्यूएशन रिजर्व और अमाउंट आ गई 10,000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बात तुम सबको पता है कि क्या एएस में कभी भी एग्जामिनर ने नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनवाया है हमसे? कौन से अकाउंट बनाया उसे? कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल? डिस्पोजल को फिलवक रहने दो, कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स बनाए ना, या कोई और अकाउंट बनाए? अब गौर से सुनना, ये एंट्री जो थी ना, ये थी नेट ऑफ एंट्री जो स्ट्रेट अप नेटबुक वैल्यू अकाउंट में दिखा देते हैं। शमीन कॉपी करने के लिए कसम खुदा की टाइम दूंगा। अगली बात सुनो, हम रीवैल्यूएशन परफॉर्म कैसे करते हैं? हम रीवैल्यूएशन परफॉर्म कैसे करते हैं? हम अगर एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट को आज की वैल्यू पे शो कर रहे हैं, किस वैल्यू पे शो कर रहे हैं? आज की वैल्यू पे, तो हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो गई, उसको खत्म करो, बिजनेस की बुक से राइट ऑफ करो। इस प्रेमिसेस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5,000। इसको पहले हम राइट ऑफ करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ क्रेडिट बैलेंस, तो राइट ऑफ करने के लिए मैंने इसको किया डेबिट। कोई प्रॉब्लम्स? ये हो गया। अब प्रेमिसेस को क्या मैं कॉस्ट पे लेके आ चुका हूं? अगर मैंने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर दी तो मैं कॉस्ट पे ले आया हूं। अब क्या करूंगा? मैं कॉस्ट को कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू से। कॉस्ट और फेयर वैल्यू में कितना डिफरेंस है? कॉस्ट में इंक्रीज आया, डिक्रीज आया? अब प्रेमिसेस एट कॉस्ट विल बी डेबिटेड विद व्हाट अमाउंट? corresponding credit will form part of the revaluation, which is $10,000. Accumulated depreciation का अकाउंट एक मरतबा डेबिट होता है रिवैल्यूएशन की वजह से, और कॉस्ट अगर अपवर्ड राइज है तो फिर से डेबिट होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से। 5,000। अब तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ का CD, यहाँ का CD शुड बी इक्वल टू दिस वेरी CD। बात समझ में आई है? How do we perform revaluation is that we initially write off the accumulated depreciation. Accumulated depreciation debit. Thereon we compare the cost with that of the fair value. अगर rise आ रहा है cost account debit, अगर fall आ रहा है cost account credit, and the remainder of the balancing figure which is revaluation reserve will be shown. This is the original entry. This is the original एंट्री। अब ये एंट्रीज लिखो और उसके बाद वहां पे कॉपी करो और सीडी से कैलकुलेट करो। उसके बाद एक चीज पढ़ेंगे क्लास में जी सर, प्रोविजन की जो है ये एंट्री है 5,000 प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन यही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये खत्म हो गई, खत्म, कॉस्ट पे ले आए, सर्विसेज को आपने 5,000 से कर दिया डेबिट। हाँ
देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने खत्म की, प्रेमिसेस पे क्रेडिट हुई है कि डेबिट हुई है? डेबिट हुई है, क्योंकि देयर इज अ राइज, रीवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से राइज आ रहा है। ये देख कॉस्ट, यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म की। अगर मैं कहता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 हो गई तो नेट बुक वैल्यू कहां पे पहुंच गई? कॉस्ट पे पहुंच गई, ठीक है। पहुंच गई। अब कॉस्ट और फेयर वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 5000, यानी कॉस्ट में राइज आ रहा है तो कॉस्ट अकाउंट डेबिट हो गया। अगर फॉल आ रहा हो तो कॉस्ट अकाउंट, अब तो फिर ये 10,000 जो लिखा हुआ है ये कौन सा है ये? नीचे 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 इसके भी नीचे। हाँ, ये जो टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व शो हो रहा है ना $10,000 का, दैट इज ड्यू टू $5,000 ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एंड $5,000 ऑफ द राइज इन द कॉस्ट उस वक्त से लेकर अब तक जो हम लोगों ने बाई की। सर अगर इसकी टोटल डेप्रिसिएशन 15,000 होती है, ऑलराइट, अगर टोटल डेप्रिसिएशन $15,000 होती है और कहाँ पे चला जाता? 25 पे ही हो जाता फेयर वैल्यू। हाँ जी सर वही होता है। ऑलराइट, तो फिर कॉस्ट वाला ना 15,000 से माइनस करते हैं हम। अब हमारे पास कॉस्ट कहाँ चली जाती? 5,000 30 पे, 30 पे चली, 20 माइनस 15 5 हो जाता ना। सर मैं आपसे बस कह रहा हूँ कि आपने वो जो ऊपर डाली है इतना 5,000 है वो जो है हाँ, वो 5,000 हो जाती। वो अगर 5,000 ना होती वो अगर होती अपना 10 या 15,000 होती। कुछ भी हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 से राइट ऑफ होगी। फिर हमारे पास जो नेटबुक वैल्यू है वो कॉस्ट भी पहुंच जाती है ना 20 पे। तो सर फिर हम कॉस्ट को डेबिट कर दी ना क्योंकि हमारी लाइक अमाउंट राइट ऑफ हो जाती है। गुड क्वेश्चन, करूं तुम्हारे सामने भी? आता है मुझे, मैंने तो कहना क्या रहना 20 माइनस 15 कितना हो जाता? 5 हो जाता। अब हमारे पास 5 से कितना हो गया? 25 कितने का राइज आ गया? 20 का। अब गौर से सुनना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 15 से, 15 से जब डेबिट हुई तो कहाँ पे पहुँच गई? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है? 20 है ना, कॉस्ट 20 है। फिर $5,000 का डेबिट आया, कॉस्ट में 15 + 5 इज 20, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 20 से, नेट ऑफ भी उतना ही हो रहा है। अच्छा, ये आपके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 5,000 का डेबिट है, प्रेमिसेस भी 5,000 डेबिट है, क्रेडिट जो उनसे है वो revaluation reserve। कॉपी के लिए? हाँ, कॉपीड। डन। अच्छा, अब हम सीडीज कैलकुलेट कर लें। 10 + 50 + 5 इज, और 100 + 50 + 5 इज 155 minus 30, 125,000, 20 + 10, 30, 30 minus 15 is 15। साथ मुझसे पूछ ले यार, उसके कान में क्या पूछ रहा है? Alright, 125 minus 15 is 110,000। अभी मैं तुम्हारे लिए आसान करता हूं। अब आप सब एक काम करें, फॉर द टाइम बीइंग नेटबुक वैल्यू अकाउंट को कर दें इग्नोर। नेटबुक वैल्यू अकाउंट को कर दो इग्नोर, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग रहो किस पे? कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आप लोगों को दिख रहा है? अच्छा, अगर मैं कॉस्ट के अकाउंट को स्टेटमेंट मैनर में बयां करना चाहूं तो ब्रॉट डाउन को मैं कह सकता हूं एट ओपनिंग डेट। शमीन, जो मैं कह रहा हूं बेटा ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट के ब्रॉट डाउन को मैं कह सकता हूं एट ओपनिंग डेट। फिर उसके बाद मैं ऐड एडिशंस की बात कर सकता हूं, वहां पे देखो ऐड एडिशंस। फिर मैं ऐड रीवैल्यूएशंस की बात कर सकता हूं। फिर मैं माइनस डिस्पोजल्स कह सकता हूं। फिर मैं ऐड क्लोजिंग डेट कह सकता हूं। इसी तरह से व्हेन इट कम्स टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या मैं इस केस में कह सकता हूं एट ओपनिंग डेट। फिर आईएस को डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द ईयर कह सकता हूं, ऐड होगी। फिर क्या मैं माइनस डिस्पोजल्स कह सकता हूं।
क्या मैं माइनस रीवैल्यूएशंस कह सकता हूं और एट क्लोजिंग डेट कह सकता हूं? बस यही है हमारे पास IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। क्या है? स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। AS लेवल में टी अकाउंट मैनर में बनाते थे, A2 में सिर्फ एक एडिशनल बिट के साथ, रीवैल्यूएशन के बिट के साथ स्टेटमेंट लेआउट में बना रहे हैं जी। देखो जरा हसन, आ गया नोट तुम्हारे पास? खोलो। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये 13 मार्क्स का भी आया हुआ है, 15 मार्क्स का भी आया हुआ है। दिस इज रेफर्ड टू एज स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब गौर से, एट 31 दिसंबर 2014 के दे रहा है। सो ये जो डेट लिखी हुई है दैट इज नॉट 2013, रादर इट इज 2000। तो करेक्शन कर लें जरा प्लीज। देखें आपके पास कॉस्ट की हेडिंग के अंडर एट ओपनिंग डेट आ गया, रीवैल्यूएशंस ऐड हो रहा है, एडिशंस ऐड हो रहा है, डिस्पोजल्स माइनस हो रहा है और एट क्लोजिंग डेट आ गया। फिर डेप्रीसिएशन कह रहा है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को तो क्या टेंशन है, वही एट ओपनिंग डेट आया। उसके बाद आई वुड रिकमेंड यू टू लिस्ट प्रोवाइडेड इन द ईयर, ऐड हो रहा है, रीवैल्यूएशन प्रोवाइडेड इन द ईयर ऐड हो रहा है ना, इनकम स्टेटमेंट की फिगर है, रीवैल्यूएशन माइनस हुआ, डिस्पोजल्स माइनस हुआ, एट क्लोजिंग डेट आ गया, कोई प्रॉब्लम्स। उसके बाद नेट बुक वैल्यू लिखा, इस साल की नेट बुक वैल्यू, इस साल की क्लोजिंग, इस साल की क्लोजिंग विच इज 900 माइनस 0 इज 900। पिछले साल की क्लोजिंग 600 माइनस 60 इज 540। उसको कह दिया एट 31 दिसंबर 2013। ठीक है, कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स। दिस इज स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। बट पॉइंट ये कि स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स का लेआउट मुश्किल नहीं है। पॉइंट ये कि स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स में इस हर एक बात का क्या मतलब है, ये बिट कमाल है। प्रोवाइडेड इन द ईयर का मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। डिस्पोजल्स का मतलब है राइटिंग ऑफ द कॉस्ट एंड राइटिंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ नॉन करंट एसेट्स। रीवैल्यूएशंस का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ द रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट। समझ में आ रही है इन बातों की क्या क्या मतलब है, बस ये पता होना चाहिए। हो वही काम रहा है एएस वाला कि हम टी अकाउंट्स को स्टेटमेंट मैनर में लिस्ट कर रहे हैं और A2 में तो एक अकाउंट से जान छूट गई। कौन सा अकाउंट? डिस्पोजल। लेकिन ACM PLC A2 का एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्पोजल अकाउंट आया हुआ है, जिसमें क्या आया हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट आया हुआ है। एनीहाउ वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डन विद द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एज वेल। IAS 1 हो चुका है, IAS 2 हो चुका है, IAS 8 का एक छोटा सा चंक हो चुका है, अभी मैंने IAS 8 का एक और चंक भी करवाना है। इसके बाद IAS 10 हो चुका है, IAS 16 हो चुका है, IAS 36 हो चुका है, IAS 37 हो चुका है। ऑलराइट, मुझे सिर्फ एक आखिरी बात कहने दो और उसके बाद क्लास ख़त्म है। बात यह है कि हाउ मेनी डेप्रिसिएशन मेथड्स हैव वी स्टडीड? 3. Number 1 straight line, number 2 reducing balance, number 3 is the revaluation. There is another method of depreciation which is acceptable as per IAS 16 property plant and equipment, और उसको हम कहते हैं units of output method, units capacity वाली बात, units of output method। ये याद रखना कौन सा मेथड है, units of output method। अब लिख लो, another method of depreciation is units of output method। Another method of depreciation is units of output method।
ये डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट है कि नहीं है एस्टिमेट कि कॉस्ट की इतनी कंजम्पशन हो जाएगी? एस्टिमेट, ये बात तो एग्री करते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अगर हम एस्टिमेट में चेंज कर रहे हैं, अगर हम एस्टिमेट में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे जा रहे हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, सो इज दैट एक्सेप्टेबल और नॉट? ये IAS 16 नहीं बताता, ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अलाइक चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी था ना, इसी तरह से चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ये गवर्न करता है स्टैंडर्ड जिसका नाम है IAS 8। वेल डन, IAS 8। जैसे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को भी गवर्न कौन करेगा? IAS 8। तो आ जाए जरा IAS 8 के बारे में लिखवा दूं, बस 1 मिनट। IAS 8, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये नोट्स हम लोग के पास है। Both accounting estimates for depreciating a non-current asset are acceptable as per IAS 16 property, plant, equipment. However, the change does not reflect a relevant and reliable information conveyed to stakeholders and further distorts profits. Therefore, it should not be adopted as per the guidance of IAS 8 changes in accounting estimate. ये मॉडल आंसर हो गया। लेकिन any change in accounting estimate reflecting a reliable and relevant information is prospectively accounted for. वो क्या था? retrospectively. retrospectively में हमने क्या किया था कि कंपैरेटिव्स, यानी कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो फिगर्स थी उनको भी जाके चेंज किया था। यहां पे अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो पिछले साल कंपैरेटिव्स की फिगर या जो फिगर्स कंपैरिजन के लिए तुम लोग शो कर रहे हो उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, बस इस साल चेंज अडॉप्ट करो और आगे चेंज अडॉप्ट करो। थैंक यू सो वेरी मच, वी आर डन एंड डस्टेड विद